हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। हमारे क्लास में एक बार फिर से हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। बातें चल रही हैं हमारी एरोमेटिक न्यूक्लियस के ऊपर, कैसे कैसे रिएक्शंस हो सकते हैं, और उसी क्रम में हम लोग एरिल हैलाइड्स की रिएक्शंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने तुम्हें एरिल हैलाइड्स के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर थोड़ी बातें समझाई थी। कहा था दो तरह के मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, एक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म जिस पर हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन कर लिया था, और इसका ठीक अपोजिट एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म या फिर इसे हम लोग बेंजाइन मैकेनिज्म भी कहते हैं। ठीक, एरिल हैलाइड्स की बातें चल रही हैं और एरिल हैलाइड्स में भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर हम डिस्कशन कर रहे हैं, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी हम लोग एलिमिनेशन मैकेनिज्म और बेंजाइन मैकेनिज्म पर आज बातें करने जा रहे हैं। ओके, चलो सीधा सीधा एक एग्जांपल। सपोज अपने पास क्लोरोबेंजीन है। इसका रिएक्शन हम NaNH2 लिखते हैं, सोडामाइड। Na पर प्लस, NH2 पर माइनस। और ध्यान देना, NH2 माइनस जो है बेहद स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आल्सो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, हम जरा कंपैरिजन करें। हाइड्रोक्साइड आयन और NH2 माइनस आयन। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज देखो थोड़ा सा स्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होती है। वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉनों को खींचता है, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बना देगा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो वो नेगेटिव चार्ज को उतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगा। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम है। स्टेबिलिटी कम होने का मतलब इससे जल्दी रिएक्शन करना पड़ेगा, इससे रिएक्शन की जल्दी रहेगी। इसी वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है ना, इससे स्ट्रॉन्ग बेस है और इससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। अगर और भी एक स्ट्रॉन्ग बेस का नाम लिया जाए, जो कि अभी थोड़ी देर में उसका भी नंबर आएगा ही आएगा, कह दो कार्बन पर माइनस रहे। तो ऑक्सीजन काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बना ले जाएगा। नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी थोड़ी घट गई। कार्बन तो बेहद ही खराब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसके पास कोई खास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होती है, तो कार्बन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और भी कम स्टेबल रहेगा, और भी कम स्टेबल होने का मतलब ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा और भी ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। तो इन तीनों में अगर हम कंपैरिजन करें तो इसकी तुलना में ये स्ट्रॉन्गर बेस, ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस। इसकी तुलना में ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, ये और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। तो इस बार हमने जो न्यूक्लियोफाइल लिया है NH2 माइनस, वो न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बेस भी है। रिएक्शन होगा, रिएक्शन के दौरान चलो पहले तो सीधा सीधा कर लेते हैं। रिएक्शन होगा, रिएक्शन में क्या होगा, ये NH2 माइनस पहुंचेगा और क्लोरीन को कह दो हटा दिया, तो ये प्रोडक्ट तुम्हें मिला। प्लस बैलेंस करने के लिए NaCl भी लिख लो। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म जरा समझेंगे हम। तो चलो हम लोग कह देते हैं कि क्लोरीन जो है यहां पर कनेक्टेड है, कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। थोड़ी देर के लिए आसानी के लिए क्लोरीन को यहां पर लगा दो, और क्लोरीन को हटाया तो क्लोरीन के बदले NH2 प्लस NaCl, राइट। मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म में होता क्या है, सबसे पहले यहां क्लोरीन है, यहां पर एक हाइड्रोजन भी है। ये जो NH2 माइनस है, ये इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हाइड्रोजन को अपने साथ बॉन्ड बना करके ले जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन तुम कार्बन पर शिफ्ट कर दोगे, कार्बन पर माइनस आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां क्लोरीन, कार्बन पर माइनस और 2 इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद ये NH2 माइनस और H प्लस मिलकर के NH3 बनाएंगे, NH3 को बाहर भेजो। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहां पर एक और बॉन्ड बनाओ, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा।
क्लोरीन निकल जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन गया और क्लोरीन जो है, चलो इसको बाहर भेज दिया, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर गया तो क्लोरीन पर माइनस, वो बाहर गया। ट्रिपल बॉन्ड है, इसे तुम कहते हो बेंजाइन, बेंजाइन तुम इसे कहते हो, ठीक। जैसे एल्काइन होता है ना ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन्स को एल्काइन कहते हैं, तो उसी के बेसिस पर इसको बेंजाइन, इसमें भी INE लगा है, बेंजाइन। ये ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्टेबल नहीं है, ठीक। नॉर्मल ट्रिपल बॉन्ड की तुलना में ये ट्रिपल बॉन्ड बहुत स्टेबल नहीं है, ठीक। क्यों स्टेबल नहीं है, उस पर भी हम लोगों को थोड़ा डिस्कशन करना होगा। जैसे अगर एक नॉर्मल ओपन चेन ट्रिपल बॉन्ड है, तो मान लो यहां पर एक CH3 लगा देते हैं। देखो होता क्या है, ये 1 2 3 4, ये 4 कार्बन एटम्स एक सीधी लाइन में रहते हैं, और यहां पर क्या है 1 2 3 4, ये चारों सीधी लाइन में नहीं है, यहां से बॉन्ड जबरदस्ती मोड़ा हुआ है। फिर यहां पर ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड्स कैसे बने हैं, पहले तो कह दो, ये रहा तुम्हारा सिग्मा बॉन्ड, ये रहा मिथाइल ग्रुप, ये रहा मिथाइल ग्रुप। फिर इसका एक प्योर ऑर्बिटल इसके एक प्योर ऑर्बिटल के साथ साइड से ओवरलैप किया, तो एक पाई बॉन्ड बना। फिर इसका एक और प्योर ऑर्बिटल इसके एक और प्योर ऑर्बिटल से साइड से ओवरलैप किया ना, तो ये दूसरा पाई बॉन्ड बना। तो ये वाला जो ऑर्बिटल है ये बोर्ड के प्लेन में है ना, इस तरह से, और ये वाला जो ऑर्बिटल, इसका एक लोब बोर्ड से आगे की तरफ और एक लोब बोर्ड से पीछे की तरफ। मतलब इस ऑर्बिटल को ऐसे देखो जैसे हमारा हाथ है, ऊपर नीचे ऐसे, और ये वाला ऑर्बिटल ऐसे है, ठीक, आगे पीछे ऐसे। तो इसका पीछे वाला लोब इसके पीछे वाले लोब से, इसका आगे वाला लोब इसके आगे वाले लोब से ओवरलैप करके इस तरह का ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। इसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ। इस ट्रिपल बॉन्ड को सपोज हम कुछ ऐसे बना दे तुम्हारे लिए, कह दे यहां ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक। तो देखो एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड को बैकग्राउंड में रखो, पाई बॉन्ड की बात करो, तो एक प्योर ऑर्बिटल और एक प्योर ऑर्बिटल मिला करके साइड वाइज ओवरलैप किए, पाई बॉन्ड बन गया। फिर एक जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बाद में बना है, उस पाई बॉन्ड की बात करें अगर हम, तो देखो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल और इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो यहां पर कोई प्योर ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से साइड वाइज ओवरलैप कर रहा है। हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होता है, एक लोब बड़ा है, एक लोब छोटा है, ठीक, एक लोब बड़ा है, एक लोब छोटा है। तो बड़ा वाला लोब बड़े वाले लोब से और छोटा वाला लोब छोटे वाले लोब से ओवरलैप करेगा, तो छोटे वाले को तो इग्नोर ही कर दो, ये किसी तरह का कोई काम का ओवरलैपिंग नहीं है, यही ओवरलैपिंग थोड़ा काम का है। प्योर ऑर्बिटल में क्या है, ऊपर वाला लोब ऊपर वाले लोब से, नीचे वाला लोब नीचे वाले लोब से ओवरलैप करता है, तो ये अच्छे से ओवरलैप करेगा, मजबूत पाई बॉन्ड बनेगा। ये ओवरलैपिंग खराब है, 2 वजहों से खराब है। एक तो ऑर्बिटल प्योर नहीं है, ऑर्बिटल हाइब्रिड है। प्योर ऑर्बिटल में दोनों लोब बराबर साइज के होते हैं, तो ये इससे अच्छे से ओवरलैप करेगा, ये इससे अच्छे से ओवरलैप करेगा। यहाँ पर क्या है, एक बड़ा लोब, एक बड़ा लोब, एक छोटा लोब, एक छोटा लोब। तो चलो बड़ा बड़ा वाला तो मान लो कुछ ओवरलैप कर भी लेगा, छोटा छोटा वाला ओवरलैप ही नहीं कर पाएगा। दूसरी चीज, इन दोनों ऑर्बिटल्स का ओरिएंटेशन, ठीक, ये दोनों ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक। जैसे हम अपने दोनों हाथों को ऐसे रखे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और यहाँ पर क्या है, एक इधर की तरफ ओरिएंटेड है, एक उधर की तरफ ओरिएंटेड है, ऐसे ओरिएंटेड है, पैरेलल नहीं है। ऐसे था तो पैरेलल था, ऐसे हो गया तो पैरेलल नहीं है। तो इनका पैरेलल नहीं होने की वजह से ओवरलैप और भी खराब होगा। तो यहाँ जो ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड है, एक तो नॉर्मल है, वो पहले से बनाया था, ठीक, वो नॉर्मल पाई बॉन्ड है। लेकिन जो ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड बनाया है वो एबनॉर्मल है, ठीक, स्टेबल नहीं है। क्यों स्टेबल नहीं है, क्योंकि sp2 और sp2 ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैप से बना है, ठीक। ये प्योर p ऑर्बिटल है, प्योर p ऑर्बिटल, और ये sp2 और sp2 ऑर्बिटल्स के साइड वाइज ओवरलैप से बना है। तो ये बॉन्ड अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है, इसीलिए बेंजाइन जो है बहुत ही लेस स्टेबल होगा, ठीक, वेरी लो स्टेबिलिटी, वेरी लो स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये तुरंत ही रिएक्शन भी करेगा, राइट। तो NH2 माइनस ने क्या किया,
NH2- ने हाइड्रोजन खाया, कार्बन पर माइनस आ गया, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ट्रिपल बॉन्ड बनाया, क्लोरीन निकल गया, बेंजाइन बना। बेंजाइन बनने के बाद अब देखो NH2- फिर से एक बार आया, वो आकर के यहां पर बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा, इलेक्ट्रॉनों को वापस कार्बन को दे दिया, इस कार्बन पर माइनस आ जाएगा। एज अ रिजल्ट डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट गया, यहां पर तुमने चिपका दिया NH2, यहां पर लगा दिया माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको H+ चाहिए। ठीक, तो मोस्टली रिएक्शन जो है हम लोग लिक्विड अमोनिया में कराएंगे, ये वाला रिएक्शन। कुछ न कुछ सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्वेंट में लिक्विड अमोनिया रहेगा। यहां भी अमोनिया बना है, तो अमोनिया जो है अपना H+ इसको दे देगा, NH नाइट्रोजन पर डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस है, तो इस बॉन्ड को ब्रेक करो। ठीक, H+ बनाओ, और ये H+ के साथ रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने ले लिया, तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको H दोबारा मिल जाएगा, तो ये हो गया, यहां पर H आ गया, यहां पर NH2 हो गया, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये NH2- हो जाएगा, प्लस NH2-। तो इस तरह से ये जो हम लोगों ने रिएक्शन लिखा था, कि क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, और इसको NaNH2 से रिएक्शन कराया, लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट के तौर पर हमने ले लिया है, लिक्विड अमोनिया एज सॉल्वेंट ले लिया है, और NH2-, Na+, NH2- जाके क्लोरीन को डिस्प्लेस कराएगा। रिएक्शन का मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म इस वे में हमने लिखा कि पहले NH2- हाइड्रोजन को खाएगा, कार्बन पर माइनस आया, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना, फिर NH2- दोबारा अगर इस पर रिएक्शन करेगा, ये बहुत रिएक्टिव है क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है वो बहुत ही खराब तरीके से बना है ना, sp2 ओवरलैप अच्छा नहीं होगा, तो जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है बहुत कमजोर है, जल्दी टूटेगा, बहुत जल्दी रिएक्शन करेगा। इसने यहाँ बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर किया, इस पर माइनस आया, इसको H+ देना है, अमोनिया में से H+ निकालकर इसको दे दो, रिएक्शन पूरा हो जाएगा, फिर से तुम यहीं पहुंच जाओगे। तो इस मैकेनिज्म को तुम कहते हो ये बेंजाइन बना है, इसीलिए बेंजाइन मैकेनिज्म कहते हो। या फिर इसी को तुम एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म भी कहते हो। एलिमिनेशन क्यों? क्योंकि देखो पहले हाइड्रोजन को तुमने निकाल दिया, क्लोरीन को निकाल दिया और ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, तो पहले तुम निकाल रहे हो चीजों को, एलिमिनेशन, बाद में NH2- को ऐड कर रहे हो, तब जाकर के रिएक्शन पूरा हो रहा है। तो पहले तुम एलिमिनेशन कर रहे हो, बाद में एडिशन कर रहे हो, इसीलिए एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। ठीक, पिछले क्लास में जो पढ़ा था उसमें उल्टा हो रहा था, पहले एडिशन हो रहा था, बाद में एलिमिनेशन हो रहा था, इसमें उसके अपोजिट है चीजें, पहले एलिमिनेशन हो रहा है, हाइड्रोजन निकला, क्लोरीन निकला, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, फिर एडिशन कर रहे हो तो ये NH2 यहां पर आया, तो एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म या बेंजाइन मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक, इस बात को प्रूव कैसे मिलेगा कि ये मैकेनिज्म ऐसे ही होता है? ठीक, हमें अगर प्रूव करना हो तो बहुत आसानी से प्रूव होता है। चलो मान लो हमने कह दिया इस कार्बन पर कुछ निशान लगा दिया, ठीक, बेंजीन बनाया, तो बेंजीन बनाते समय जैसे कार्बन का नॉर्मल आइसोटोप होता है कार्बन 12, ठीक, तो ये कार्बन 12 कार्बन 12 कार्बन 12 कार्बन 12 कार्बन 12 और ये वाला कर दिया कार्बन 14। ठीक, कुछ ऐसा किया कि ये वाला कार्बन कार्बन 14 है और बाकी सब कार्बन 12 है, इसके साथ रिएक्शन कराया, तो होना क्या चाहिए, NH2 जो है बिल्कुल इसी कार्बन पर आना चाहिए, जहां से क्लोरीन हटाया है उसी कार्बन पर NH2 आना चाहिए। कुछ ऐसा तुम सोच सकते हो, जहां से क्लोरीन हटाओ वहीं NH2 लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ट्रिपल बॉन्ड जब यहां पर बना है तो ये NH2 इधर की तरफ से भी रिएक्शन कर सकता है और इधर की तरफ से भी तो रिएक्शन कर सकता है ना, दोनों तरफ से रिएक्शन कर सकता है। समझना कि अगर सचमुच में बेंजाइन बनता है, बना होगा, देखो आप बेंजाइन को बिल्कुल आंखों से तो नहीं देख पाएंगे हम, लेकिन हाँ हम आर्गुमेंट देंगे, थोड़ा तर्क करेंगे कि अगर सच में बेंजाइन बना है तो
इस कार्बन को कह दो, ये कार्बन कौन सा है अपना 14 वाला कार्बन। तो अगर NH2 माइनस यहां पर रिएक्शन कर सकता है तो ये यहां पर भी तो रिएक्शन कर सकता है ना, दोनों तरफ से रिएक्शन कर सकता है। तो एक प्रोडक्ट बनना चाहिए जिसमें NH2 इस कार्बन 14 वाले मतलब 14 आइसोटोप वाले कार्बन पर रहे, और दूसरा प्रोडक्ट ये भी बनना चाहिए कि NH2 इधर की तरफ आ जाना चाहिए। और चूंकि दोनों पर रिएक्शन करने का 50-50 चांस है, इसीलिए 50% ये बनना चाहिए और 50% ये बनना चाहिए। ठीक, अब रिएक्शन को लैब में ले गए, करके देखा क्या सच में ऐसा होता है। तो सच में ऐसा होता है कि अगर हम इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो केवल यही नहीं बनता है बल्कि ये भी बनता है। NH2 यहां पर भी आता है, जहां पर 14th वाला कार्बन था वहां तो NH2 आया ही, ठीक उसके बगल वाले कार्बन पर भी NH2 आया। और 50-50% चांसेज है, तो 50% ये बनेगा, 50% ये बनेगा। और इससे इस बात को प्रूव मिलता है कि बेंजाइन जरूर शामिल रहा होगा। ठीक, चलो, तो बेंजाइन को जो है प्रूफ भी मिल गया कि ट्रिपल बॉन्ड में दोनों कार्बन इन्वॉल्व है, तो ये इधर भी रिएक्शन कर सकता है, इधर भी रिएक्शन कर सकता है। इधर रिएक्शन किया तो ये वाला प्रोडक्ट, और इधर रिएक्शन किया तो ये वाला प्रोडक्ट, दोनों 50-50। एक और एग्जांपल हम लोग इसी क्रम में लेते हैं। अपने पास है यहां पर मिथॉक्सी ग्रुप लगा दो, और चलो यहां पर हमने लगा दिया क्लोरीन एटम, और इसका रिएक्शन हमने कराया NaNH2 से, और हमें जो रिएक्शन में प्रोडक्ट मिला वो है ये वाला प्रोडक्ट। ठीक, फिर हमने इस मॉलिक्यूल को लिया, इसको एनिसोल कहते हैं इस पार्ट को ना, जब तक क्लोरीन नहीं लगा है एनिसोल, फिर क्लोरीन लग गया है तो मेटा क्लोरो एनिसोल, और इसमें क्लोरीन यहां लगा रहे हैं ऑर्थो क्लोरो एनिसोल। इसका रिएक्शन NaNH2 से कराया। राइट, तो होगा क्या, यहां क्लोरीन है, इसी जगह NH2 आना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि इस बार भी जो रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट है वो यही मिला। तो जब क्लोरीन यहां था तब तो ठीक है, ये समझ में आता है, लेकिन क्लोरीन जब इधर था तो ये इधर कैसे रिएक्शन हो गया, ये कैसे डील करोगे, बेंजाइन मैकेनिज्म से फिर से डील करोगे। कहोगे देखो ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, दोनों को निकालोगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा ना, तो दोनों को निकाल दिया, यहां ट्रिपल बॉन्ड बना लिया, और OCH3 ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब NH2 माइनस आएगा और इसके साथ रिएक्शन करेगा। दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो NH2 माइनस है वो इस वाले कार्बन पर रिएक्शन करे, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो। दूसरी पॉसिबिलिटी कि जो NH2 माइनस है वो इस वाले कार्बन पर रिएक्शन करो और इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो। तो यहां से जो चीज तुम्हें मिलेगा, यहां से जो प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा OCH3, यहां पर NH2 तुमने चिपकाया, यहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया तो नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहां पर H+ लिखते ही रिएक्शन पूरा हो जाएगा। H+ इसमें जोड़ोगे रिएक्शन पूरा। इसमें आ जाओ, NH2 को तुमने यहां पर चिपकाया है, तो ये हो गया NH2, यहां पर माइनस आएगा ना, इलेक्ट्रॉन यहां रखोगे तो यहां माइनस आया, और ये OCH3। ठीक, फिर यहां पर H+ जोड़ दोगे तो रिएक्शन पूरा हो जाएगा। देखो इसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी में जरा तुलना करो। ठीक, यहां से रिएक्शन किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहिए, तो ध्यान से समझना। पहले तो इस नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं है। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ठीक सिर पर प्लस या माइनस लगा दिया है तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कभी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो ये डबल बॉन्ड के ठीक सिर पर माइनस का चार्ज है, इसका रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसका रेजोनेंस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट से इसको डील कर सकते हैं। देखो इधर ऑक्सीजन है, इधर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन की तुलना में, कार्बन की तुलना में
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे अपनी अपनी तरफ, नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बना देंगे ना। इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर रहे हैं हम, रेजोनेंस अप्लाई नहीं कर रहे हैं। रेजोनेंस के जरिए इसकी स्टेबिलिटी कंपैरिजन करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरह का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस नहीं करते हैं। इसमें देखो नाइट्रोजन तो पास में है, ऑक्सीजन दूर में है, ठीक। पास में है तो इंडक्टिव इफेक्ट अच्छा काम करेगा, दूर में है तो इंडक्टिव इफेक्ट अच्छा काम नहीं करेगा। तो इसका इफेक्ट इग्नोर करो, केवल इसका इफेक्ट ध्यान से देखो। तो ये इसको स्टेबल बना पा रहा है और ये कोई खास मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि दूरी ज़्यादा हो गई है। और यहाँ क्या है, ये दोनों के बीच में है, तो स्टेबिलिटी इस नेगेटिव चार्ज की ज़्यादा होगी, क्योंकि इधर ये इलेक्ट्रॉन खींच करके स्टेबल बना रहा है, इधर ये इलेक्ट्रॉन खींच करके स्टेबल बना रहा है, दोनों तरफ से अच्छे से मदद मिल रही है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, रिएक्शन इसी डायरेक्शन में जाएगा। फिर यहाँ पर H+ चिपका देना, तो प्रोडक्ट ये वाला मेन प्रोडक्ट, ये वाला भी थोड़ा बहुत बनेगा, इनकार नहीं कर सकते, राइट। तो इस केस में क्या हुआ, हाइड्रोजन निकला, क्लोरीन निकला, यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड बना। हमने कह दिया ये बना लिया तुमने ट्रिपल बॉन्ड, और फिर NH2- को इधर रिएक्शन करा के देखा, NH2- को इधर रिएक्शन करा के देखा। NH2 यहाँ पर रिएक्शन करेगा तो निगेटिव इस कार्बन पर आएगा, NH2 यहाँ पर रिएक्शन करेगा तो निगेटिव इस कार्बन पर आएगा। ये निगेटिव ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि दोनों मिलकर के इसको स्टेबल बना रहे हैं। और ध्यान रहे रेजोनेंस काम नहीं कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट से डील कर रहे हैं हम लोग ना। अब इसमें आ जाओ, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, दोनों को निकालो, यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड बना लो। तो फिर तो यही बनाना, भले ही क्लोरीन यहाँ था, अब क्लोरीन हाइड्रोजन ऐसे निकालो या क्लोरीन हाइड्रोजन ऐसे निकालो, जो बेंजाइन बनेगा वो तो यही बनेगा ना। तो बेंजाइन अगर दोनों का कॉमन है तो फिर बेंजाइन से बनने वाला प्रोडक्ट भी दोनों में कॉमन होना ही चाहिए। तो भले ही तुमने क्लोरीन यहाँ पर लगाया है, इसमें क्लोरीन इधर था, इसमें क्लोरीन यहाँ है, इसमें क्लोरीन मेटा पोजीशन पर, इसमें क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पर है, फिर भी दोनों ही केस में जो बेंजाइन बनेगा, यहाँ पर जो बेंजाइन बनेगा और यहाँ पर जो बेंजाइन बनेगा, दोनों ही सिचुएशन में बनने वाला बेंजाइन जो है वो सेम है। और जब बेंजाइन सेम है तो फिर आगे वाला प्रोडक्ट तो दोनों का सेम होना ही होना है। तो फिर इससे जो बेंजाइन बना वो भी यही बना। फिर से वही आर्गूमेंट देंगे कि NH2 इधर रिएक्शन करे कि NH2 उधर रिएक्शन करे, ये बने कि ये बने, तो ये ज़्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल, इसीलिए वाला मेन प्रोडक्ट, ये वाला थोड़ा बहुत। तो यही रीजन है कि क्लोरीन भले ही आर्थो पर लगा है लेकिन NH2 मेटा पर गया। इसको साइन सब्सटीट्यूशन नाम देते हैं, साइन सब्सटीट्यूशन। कि सब्सटीट्यूशन यहां होना चाहिए था लेकिन यहां हुआ, क्लोरीन को यहां हटाकर यहां NH2 लगाना था लेकिन यहां चला गया। इस तरह के सिचुएशन को साइन सब्सटीट्यूशन कहते हैं। तो ये भी जो है इस बात का प्रूव है कि हाँ रिएक्शन बेंजाइन मैकेनिज्म से जाता है। तो दो प्रूफ्स हमने दिए, एक तो कार्बन 14 वाली लेबलिंग करके, कार्बन 14 की लेबलिंग करी तो देखा कि जो न्यूक्लियोफाइल है कार्बन 14 पर तो आएगा ही आएगा, लेकिन बगल वाले कार्बन पर भी चला जा रहा है। और कुछ वैसा ही सिचुएशन यहाँ पर भी कि NH2 यहाँ पर क्लोरीन है तो यहाँ NH2 आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ क्लोरीन है तब यहाँ NH2 कैसे आ जा रहा है, बिना बेंजाइन के हम लोग इसको डील नहीं कर पाएंगे, ठीक। और फिर फाइनली छोटा सा पॉइंट कि इस तरह का रिएक्शन कराने के लिए कैसा एटमॉस्फेयर चाहिए, किस तरह का सिचुएशन रहे कि रिएक्शन बेंजाइन मैकेनिज्म से जाए। तो एक तो बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहे, ठीक, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो पिछला केस याद है ना, पिछले क्लास में, वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबल बना देगा, तो वहां पर दूसरा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे हम, एडिशन एलिमिनेशन। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेगा तो पिछला वाला मैकेनिज्म जो पिछले क्लास में डिस्कस किया था वो वाला होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहे तब बेंजाइन मैकेनिज्म फॉलो होता है, ठीक। और दूसरी चीज, केवल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से भी काम नहीं बनेगा, जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस भी होना चाहिए, क्योंकि उसको क्लोरीन को तो हटाना है, हाइड्रोजन को भी निकालना है। हाइड्रोजन को निकालना इतना आसान नहीं होगा। ये कार्बन sp2 है, हाइड्रोजन का बॉन्ड बहुत मजबूत है, हाइड्रोजन उतना एसिडिक नहीं है। तो हाइड्रोजन अगर वीक एसिड है, वीकली एसिडिक है, बहुत ही कमजोर तरीके से एसिड की तरह से बिहेव कर रहा है, उतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं है इसका। तो हमें बेस तो स्ट्रॉन्ग चाहिए ना, अगर एसिड कमजोर है तो बेस स्ट्रॉन्ग रहे, बेस कमजोर है तो एसिड स्ट्रॉन्ग रहे, कोई एक तो अच्छा सा स्ट्रॉन्ग रहे। तो ये हाइड्रोजन बहुत ही वीक तरीके से, बहुत ही वीकली एसिडिक है, इसीलिए हमें स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए। तो ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो स्ट्रॉन्ग बेस भी हो, जैसे NH2-, जैसे CH3-, जैसे CH2-, इस तरह के न्यूक्लियोफाइल्स अगर हैं। NH2- लेना है तो क्या ले लोगे, NaNH2 से रिएक्शन करा दो। CH3- चाहिए तो या तो CH3Li ले लो या फिर CH3MgX ले लो। CH3 पर माइनस रहेगा और ये आकर के रिएक्शन करेगा।
CH3CH2 माइनस चाहिए तो या तो CH3CH2Li का इंतजाम कर लो या फिर CH3CH2MgX का इंतजाम कर लो। ठीक, तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा होना चाहिए? इट शुड बी स्ट्रांगली बेसिक, जो इस हाइड्रोजन को निकाल सके, मतलब जहां से भी हाइड्रोजन निकालना है हाइड्रोजन को निकाल सके, तभी जाकर के बेंजाइन मैकेनिज्म होगा। और ये भी ध्यान देना है कि इसमें साइन सब्स्टिट्यूशन भी बहुत बार होता हुआ नजर आएगा। तो इस केस में अगर देखें तो NH2 माइनस यहाँ नहीं यहाँ पर आएगा, CH3 माइनस यहाँ नहीं यहाँ पर आएगा, CH3CH2 माइनस यहाँ नहीं यहाँ पर आएगा। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा, मेन प्रोडक्ट, तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और NH2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का नाम हम कंफर्म कर देते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बदलने के साथ साथ चीजें बदलती रहेंगी ना। जैसे मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, ये लोन पर डोनेट कर सकता है, तो इसके प्रेजेंस में NH2 माइनस, ये क्लोरीन यहां से हटाएंगे लेकिन NH2 यहां पर आएगा, इससे रिएक्शन कराओगे तो तब भी CH3 यहां पर आएगा, इससे रिएक्शन कराओगे तो यहां पर आएगा ना। तो इस चीज को हम लोग ध्यान से हैंडल करेंगे, इस चीज को हम लोग अच्छे से ध्यान से हैंडल करेंगे तो बात हमारी बनती चली जाएगी कि इस तरह की सिचुएशन में रिएक्शन कराना है तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रांगली बेसिक होना चाहिए, जैसे NH2 माइनस है, जैसे CH3 माइनस है, जैसे CH2 माइनस है। साथ ही साथ रिएक्शन में कभी कभी, बहुत बार तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही होगा, लेकिन कभी कभी साइन सब्स्टिट्यूशन भी होगा। और ज़्यादा तुम्हें कोई इसमें परेशान नहीं करता। जो एग्जाम्पल्स हमने अभी अभी तुम्हारे सामने डिस्कस किए, मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारे सामने वही प्रश्न जो है आएंगे। कुछ नए नए प्रश्न बहुत इसमें आते नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होती है वही तुमसे लोग पूछते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे अपने मन से अंट संट बना करके पूछ लेंगे। जो चीज़ें एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, जो कभी किसी न किसी ने एक्सपेरिमेंट के जरिए किया है, वही चीज़ें तुमसे पूछी जाती है। तो जो भी चीज़ें हमने क्लास में बताई है वो चीज़ें लोगों ने एक्सपेरिमेंट कर करके प्रूव किया हुआ है। तो वही सारी चीज़ें तुमको क्वेश्चन बना करके क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जाएंगी, इधर उधर की फालतू चीज़ें इसमें नहीं पूछी जाती हैं। तो ये हुआ एरिल हैलाइड का ये वाला रिएक्शन भी खत्म। कौन सा रिएक्शन? एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म। तो एरिल हैलाइड पर हम लोगों ने 3 पार्ट में बातें करी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर बात किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म देखा, और फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म देखा। इसी के साथ एरिल हैलाइड के रिएक्शंस होते हैं समाप्त। फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में दूसरे टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।